इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग इन वेरियस कंटेक्स्ट, यानी डिफरेंट कंटेक्स्ट में लर्निंग को किस नज़र से देखा जाता है या कौन कौन सी थ्योरीज लर्निंग के लिए प्रेजेंट की गई हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे लर्निंग होता क्या है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले नॉलेज एक्वायर करते हैं और उस नॉलेज को यूज़ करते हैं, परसीव करते हैं, रिटेन करते हैं, यानी नॉलेज गेन करेंगे, नॉलेज को अपनी मेमोरी में स्टोर करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे बिहेवियर्स की फॉर्म में या एटीट्यूड की फॉर्म में उस नॉलेज को एक्सप्रेस करेंगे। लर्निंग की पहली टाइप हमारे पास आ जाती है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग जो है इसमें स्टूडेंट्स अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने कामों पे फोकस करते हैं और इसमें ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड ही होता है सब कुछ, यानी कि स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ें सीखने के लिए। ठीक हो गया। एक्टिव लर्निंग में लर्निंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, नॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं और नॉलेज एक्वायर करने के लिए क्यूरियस होते हैं। एक्टिव लर्निंग इन क्लासरूम। क्लासरूम में एक्टिव लर्निंग किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले पॉजिंग। पॉजिंग की टेक्निक में क्या होता है कि आप ये जो पॉजिंग ब्रेक्स हैं या दिन में कम से कम 3 ब्रेक्स ले सकते हो। ठीक है। इसमें 2 से 3 मिनट आप लेक्चर रोक दोगे और उस दौरान स्टूडेंट से कहोगे कि जो मेन पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए हैं वो नोट डाउन करो। अब एक ब्रेक और दूसरी ब्रेक के दरम्यान कम से कम 18 मिनट्स का फासला होना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और आपको पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट फोकस नहीं कर रहा। टेस्ट एंड क्विजेस। इनफॉर्मल क्विज या इनफॉर्मल टेस्ट, यानी कि लेक्चर के दौरान ही स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करना, ये स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि लेक्चर जो हैं वो कंटेक्चुअल से ज़्यादा या कंटेंट से ज़्यादा हम डिमॉन्स्ट्रेट करें। जैसे कि अगर हमें कोई पुली या मशीन से रिलेटेड लेक्चर है तो हम वो मशीन प्रेजेंट करें और बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करें कि इसमें ऐसे हो सकता है, एक्सपेरिमेंट की फॉर्म पे उन्हें दिखा के डिमॉन्स्ट्रेट करें कि इस पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। तो इस किस्म के लेक्चर्स में स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव ऑफ लेक्चर मेथड, यानी लेक्चर में क्या होता है, टीचर आता है, समझाता है, बताता है ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, लेक्चर देता है एक पूरा, लेकिन लेक्चर मेथड के अल्टरनेटिव्स यूज़ करना, जैसे कि फीडबैक लेक्चर, गाइडेड लेक्चर, ये सब कुछ। अब इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि फीडबैक लेक्चर क्या होते हैं और गाइडेड लेक्चर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो आ जाती है एक्टिव लर्निंग इन लार्ज क्लासेस, मतलब जब क्लासेस में 100 या 100 से ज़्यादा लोग हैं तो फिर आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे। ऐसी क्लास में तो पॉजिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी जब आप ब्रेक्स दोगे। तो इनमें ग्रुप प्रेजेंटेशंस दी जा सकती हैं, स्मॉल प्रेजेंटेशंस दी जा सकती हैं, ओरल प्रेजेंटेशंस दी जा सकती हैं। ग्रुप्स में डिवाइड करके आप उन्हें डिफरेंट टॉपिक्स असाइन करोगे जिन्हें वो प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेक्चर मेथड के अल्टरनेटिव्स, यानी कि लेक्चर मेथड के मुकाबले में हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या लर्नर्स की लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, एक्टिव लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। फीडबैक लेक्चर। फीडबैक लेक्चर में आपके पास स्टडी गाइड मौजूद होती है। स्टडी गाइड में क्या होता है कि एक फॉर्मेट मौजूद होता है कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ाने हैं, जैसे कि लर्निंग पढ़ाना है, लर्निंग की 4 टाइप्स करनी है, हर टाइप्स के आगे से 4 हेडिंग्स करनी है। इस किस्म की स्टडी गाइड होती है, जिस स्टडी गाइड आप स्टूडेंट्स को गाइड कर देते हो। 20 मिनट्स आप छोटे छोटे लेक्चर्स लेते हो, 20 मिनट्स के 2 लेक्चर्स होते हैं। स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करके आप उन्हें टास्क असाइन कर देते हो। उसके बाद आ जाता है गाइडेड लेक्चर। गाइडेड लेक्चर में 2 लेक्चर्स होते हैं 25 से 30 मिनट के, जिनके दरमियान 5 मिनट की ब्रेक होती है। गाइडेड लेक्चर में टीचर डिटेल्स बताता है, डिफरेंट गाइडेंसेस देता है, गाइड कीज देता है और उसके बाद उन 5 मिनट की ब्रेक में वो आपसे पूछता है कि आप पॉइंट्स बताएं जो मैंने आपको बताएं। इस तरीके से आपको वो चीज़ याद भी हो जाती है। लर्नर जनरेटेड क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सिव लेक्चर, यानी कि आखिर में कुछ टाइम टीचर स्टूडेंट्स को देगा, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछेंगे और अगर स्टूडेंट्स नहीं पूछेंगे टीचर खुद पूछेगा। इस तरीके से टीचर स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सकता है लर्निंग प्रोसेस में। स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग एक्टिव लर्निंग। अब एक्टिव लर्निंग प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। सबसे पहले विजुअल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कोई चीज़ जब हम मुंह से बोल के बताएंगे उसमें फिर थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब हम वो चीज़ दिखाएंगे, विजुअल्स दिखाएंगे उन्हें, तो इससे स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में मदद मिलती है और वो फोकस कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से और कंसंट्रेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा। क्रिएटिव राइटिंग। जब हम स्टूडेंट्स को क्रिएटिव राइटिंग का मौका देंगे तो स्टूडेंट्स को अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा और इसके साथ साथ उनके टैलेंट्स जो हैं वो खुल के सामने आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग।
हम स्टूडेंट्स के सामने अगर एक टॉपिक को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में देंगे तो स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को यूज़ करके डिफरेंट सॉल्यूशंस बताएंगे उस प्रॉब्लम के लिए, और इससे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस भी हम उन्हें दे सकते हैं और हम उन्हें फीडबैक गाइडेड भी दे कर सकते हैं, या हम रोल प्लेइंग और ड्रामा भी इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में कोई कन्वर्सेशन है, तो हम क्लास में ही दो मॉडल्स ले लें और उनसे रोल प्ले करवाएं, डायलॉग्स बुलवाएं। इस तरीके से क्लास एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी और अच्छे तरीके से उन्हें समझ आ जाएगी कि इस चैप्टर में या इस कंटेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आ जाता है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी से लिया गया है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब है कि ऐसी लर्निंग या ऐसा सीखना, ऐसा नॉलेज जो हम इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन से गेन करते हैं, यानी या तो हम उसे दोहरा के हासिल करते हैं, किसी की इमिटेशन करके, मॉडलिंग करके, दोहरा के, या फिर किसी को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो जो नॉलेज हम देख के सीखेंगे वो ऑब्जर्वेशनल नॉलेज है। बेंडोरा की जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो इवॉल्व हुई थी उसके एक्सपेरिमेंट से। जिस एक्सपेरिमेंट में उसने किंडरगार्टन के स्टूडेंट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था और उन्हें 3 मूवीज़ दिखाई थी। वो मूवीज़ एक टॉय की थी जिसका नाम था बुबू डॉल, और तीनों मूवीज़ में 3 लोग बुबू डॉल को मार रहे थे। पहली मूवी जो पहले ग्रुप को दिखाई गई है उसमें बुबू डॉल को मारने वाले को कैंडी और तारीफ मिली, जबकि दूसरे ग्रुप को बदले में डांटा गया, और तीसरे ग्रुप में जो मूवी दिखाई गई उसमें बुबू डॉल को मारने वाले को ना कोई रिवॉर्ड मिला और ना ही डांटा गया, ना ही कोई पनिशमेंट मिली। अब जब बाद में बेंडोरा ने उन स्टूडेंट्स को एक रूम में अकेले छोड़ा और उन्हें मिरर वॉल से ऑब्जर्व किया, जबकि उस रूम के अंदर बुबू डॉल के बहुत सारे टॉयज थे, तो उसने ये नोट किया कि पहले और तीसरे ग्रुप में जिन्होंने ये मूवी देखी थी, पहले ग्रुप ने मूवी देखी थी कि मारने वाले को इनाम और तारीफ मिली है, उन्होंने भी बुबू डॉल को मारा, और जिस ग्रुप ने वो मूवी देखी है जिसमें ना डांटा गया और ना इनाम मिला, उन्होंने भी बुबू डॉल को मारा, जबकि दूसरे ग्रुप ने नहीं मारा। इससे बेंडोरा ने ये कंक्लूजन निकाला है कि बच्चे इमिटेशन से ज़्यादा सीखते हैं, यानी कि बच्चों को जो करके दिखाया जाए वो बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन एंड प्रोडक्शन। अटेंशन में क्या है कि हम कितने फोकस्ड हैं, कितने कंसर्न्ड हैं जो हमें सिखाया जा रहा है उसको लेके। अब इसमें टीचर को चाहिए कि वो जो सिखा रहा है बच्चों को या जो पढ़ा रहा है वो बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए। रिटेंशन का मतलब यह है कि किसी भी बिहेवियर को कॉपी करना, इमिटेट करना, और जितना अच्छा हम इमिटेट कर सकेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हम उस बिहेवियर को याद कर सकते हैं या उस चीज़ को सीख सकते हैं। मोटिवेशन, अक्सर औकात ऐसे होता है कि अगर मोटिवेशन या कोई रीइंफोर्समेंट ना हो तो उस बिहेवियर को सीखने में मुश्किल होती है, लेकिन जब कोई इंटरनल मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट मिल जाए तो बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पे मोटिवेशन क्या थी बुबू डॉल को मारने की? कैंडी मिलेगी। प्रोडक्शन में क्या होता है? अटेंशन और रिटेंशन से अक्सर औकात काम नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं या कुछ लर्निंग्स ऐसी हैं जिनमें ट्रेनिंग और कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम सिर्फ वीडियोस देख के टेनिस खेलना नहीं सीख सकते, उसके लिए हमें कोचिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है? टीचर कुड बी अ गुड मॉडल, यानी कि टीचर मॉडलिंग कर करके एक अच्छा मॉडल हो सकता है। यानी कि जब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए टीचर बच्चों को कोई चीज़ रोल मॉडल के तौर पे या रोल प्ले करके दिखाएगा तो टीचर में भी मॉडलिंग या कॉपी करने का जो होगा टैलेंट वो ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ पीयर्स यानी कि बाकी फेलो स्टूडेंट्स जो हैं या क्लास फेलोज जो हैं या स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन्हें भी रोल प्लेइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ टीचर इस चीज़ को पहचान सकता है कि किस किस्म की पर्सनैलिटीज़ बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, बच्चों का रोल मॉडल बन सकती हैं, किस किस्म के रोल मॉडल से बच्चे इंप्रेस होंगे और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ये सब हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को जब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे अप्लाई करते हैं या एजुकेशनल सेटअप पे अप्लाई करेंगे तो ये सब बेनिफिट्स हमें हासिल होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ सीखते हैं
अपने स्किल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करके, एक दूसरे की गलतियां निकाल के, एक दूसरे को सिखा के, एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करके। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, सबसे पहली थिंक पेयर शेयर, मतलब सोचो, पेयर यानी अपनी सोचों को जोड़ो, शेयर यानी एक दूसरे से शेयर करो, ग्रुप डिस्कशंस। उसके बाद आ सकता है कैच अप, यानी कि टीचर एक लेक्चर दे रहा है मिसाल के तौर पे, उसके दरम्यान टीचर लेक्चर को रोक के सबसे पूछना शुरू कर देगा, डिस्कशंस करना शुरू कर देगा, या अगर वो किसी मॉरल एटिकेट पे लेक्चर दे रहा है तो वो बच्चों से पूछेगा आप किसके बारे में क्या ख्यालात हैं। फिश बॉल डिबेट, फिश बॉल डिबेट इस तरह से हो सकती है, क्लास के 3 ग्रुप्स बना दिए जाएं। लेफ्ट साइड पे जो ग्रुप है वो उस टॉपिक के हक में बात करेगा और दूसरा अगेंस्ट बात करेगा। दरमियान वाले ग्रुप को टीचर ये टास्क असाइन कर दे कि वो नोट डाउन करें किसके फैक्ट्स ज़्यादा स्ट्रांग थे। केस स्टडी, ऐसे भी हो सकता है कि टीचर्स असाइन करें स्टूडेंट्स को केस स्टडी करने के लिए और डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दे और वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, मिलजुल के काम करें और उस केस को स्टडी करने की कोशिश करें। टीम बेस्ड लर्निंग, यानी कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स असाइन किए जा सकते हैं उनके इंटरेस्ट की बिना पर, जिसमें वो मिलजुल के काम करते हैं। तो इस किस्म के सेटअप को कोलैबोरेटिव लर्निंग ही प्रमोट करती है। सिग्निफिकेंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। कोलैबोरेटिव नेटवर्क लर्निंग क्रिएट्स, सबसे पहले CNL यानी कि कोलैबोरेटिव नेटवर्क लर्निंग जो होती है, इससे एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट आता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज़ करके सिखाने में मदद करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग विकिपीडिया की हेल्प से भी हो सकती है, वर्चुअल वर्ल्ड यानी MS वर्ड, स्काइप वगैरह को यूज़ करके भी हो सकती है और कंप्यूटर को यूज़ करके भी हो सकती है। किस तरीके से कि आप बच्चों को एक ऐसा टास्क असाइन कर दो कि उनके पास अगर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या विकिपीडिया मौजूद है तो वो वहाँ से डेटा उठाएंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लर्निंग आउट ऑफ स्कूल्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें नॉलेज गेन तो किया जाता है लेकिन किसी इंस्टीट्यूशनल सेटअप में नहीं, बल्कि स्किलफुल नॉलेज आउट ऑफ द स्कूल गेन किया जाता है, उसे कहा जाता है लर्निंग आउट ऑफ स्कूल्स। डिफरेंस बिटवीन लर्निंग इन स्कूल्स एंड आउट ऑफ स्कूल्स, सबसे पहले तो ये है कि स्कूल्स में डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना नहीं सिखाया जा सकता, टूल्स के बारे में सिर्फ पढ़ाया जा सकता है, जबकि स्कूल्स के बाहर मौका मिल सकता है टूल्स को यूज़ करने का, उनके बारे में सीखने का। इसके साथ साथ स्कूल्स में रियल सिचुएशंस नहीं होती, रियल प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर किसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी बताएंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में मशीन होती कैसी है ये देखा नहीं जा सकता। जबकि स्कूल्स के बाहर इस किस्म के मौके हो सकते हैं कि आपको वो मशीन ऑपरेट करने का, खोल के देखने का मौका भी मिल सकता है। इसके साथ साथ स्कूल के बाहर जो होती है वो स्पेसिफिक शेयर्ड कॉग्निशंस होती हैं, जैसे कि अगर आप कोई स्किल सीखने जाते हो तो आपको डिफरेंट टूल्स का यूज़ करना आ सकता है, लेकिन जो स्कूल में सिखाया जाएगा वो सिर्फ पढ़ाने की हद तक पढ़ाया जाएगा। अब लर्निंग आउट ऑफ स्कूल्स के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज में से बेसिक थ्योरीज जो हैं वो ये हैं। पहली थ्योरी ये कहती है लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशियो इकोनॉमिकल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अकॉर्डिंग टू लोकल कल्चर, यानी कि आपके लोकल कल्चर में जिस किस्म की लर्निंग चल रही है या जिस किस्म की ट्रेडिशनल लर्निंग है, आप उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हो। दूसरी थ्योरी का कहना ये है लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन स्कूल ओनली बट इट कंटिन्यूज। दूसरी थ्योरी का कहना यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल में लर्निंग नहीं करते, बल्कि लर्निंग हमारी सोसाइटी से भी हम सीख रहे होते हैं, हम बिहेवियर से सीख रहे होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों से सीख रहे होते हैं। तो लर्निंग आउट ऑफ स्कूल एक ब्रॉड टर्म है। और तीसरी थ्योरी का ये कहना है कि हर बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिफरेंट होती है और उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ये डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की लर्निंग कर रहा है। और चौथी थ्योरी का कहना ये है कि लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर लर्नर अपने होम लैंग्वेज में सीख सकें, यानी कि सीखने का प्रोसेस और ज़्यादा प्रोमोट या इन्हेंस किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है जब सीखने वालों को उनकी होम लैंग्वेज यूज़ करने की छूट दी जाए और उन्हें उनकी होम लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश की जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डायमेंशंस ऑफ लर्निंग आउट ऑफ स्कूल, यानी कि आउट ऑफ स्कूल लर्निंग की क्या क्या डायमेंशंस हैं। पहली ये कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी है, क्यों, कैसे, कहाँ, ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, कैसे, जानने की एक चाह है। तो इसलिए लर्निंग आउट ऑफ स्कूल जो होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। हम ज़िंदगी में मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करना सीखते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करने सीखते हैं और हमारी नॉलेज में इजाफा होता जाता है। लाइफ वाइड लर्निंग होती है, मतलब कोई लिमिट नहीं होती, हम डिफरेंट स्किल्स सीख सकते हैं, ड्राइविंग सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, स्टिचिंग सीख सकते हैं, निटिंग सीख सकते हैं, हर स्किल सीख सकते हैं।
आउट ऑफ स्कूल लर्निंग जो है उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी या लिमिट्स नहीं है। लाइफ डीप लर्निंग यानी जितना अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। पेंटिंग में एक्राइलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, पोस्टर कलर पेंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स हैं। जितना डीप जाएंगे हम उस टैलेंट में उतना ज़्यादा खुलता जाएगा, लेकिन स्कूल्स में इस किस्म का नॉलेज नहीं मिल सकता। लास्ट वन हमारे पास है सिचुएटेड लर्निंग। सिचुएटेड लर्निंग ऐसा नॉलेज है जो सिचुएशन के हिसाब से हम सीखते हैं, यानी किसी भी सर्कमस्टेंस को या किसी मुसीबत को जब सॉल्व करने के लिए या जब कोई सिचुएशन दरपेश आ जाती है उसे सॉल्व करने के लिए जो हम मूव लेंगे या उस सिचुएशन से जो हम नॉलेज गेन करेंगे वो होगा सिचुएटेड लर्निंग। सिचुएटेड लर्निंग के हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले कंटेंट, कंटेक्स्ट, कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन। कंटेंट ये है कि वो फैक्ट्स जो हमने सीखे हैं, कंटेक्स्ट ये है कि किस सिचुएशन में हमने वो फैक्ट्स सीखे हैं, कम्युनिटी यानी कि किस सेटअप में हमने सीखा है, और पार्टिसिपेशन ये है कि हमने किस कदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। सिचुएटेड लर्निंग क्या है? किसी सिचुएशन को सॉल्व करते करते जब हम कुछ सीखते हैं, मिसाल के तौर पे अचानक से हमारे घर में बल्ब फ्यूज़ हो गए, सिचुएशन क्या है? बल्ब फ्यूज़ हो गए। कंटेंट क्या है? मैंने दूसरा बल्ब चेंज करना है और मैंने सीख लिया बल्ब चेंज कैसे करते हैं। ये है कंटेंट्स, किस तरह चेंज करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। अब सिचुएशन भी होगी, कंटेक्स्ट, कंटेंट हो गया जो मैंने सीखा है, कम्युनिटी कहाँ मैंने सीखा है, घर में सीखा है, फैमिली मेम्बर्स थे सामने, पार्टिसिपेशन उसमें मेरी पार्टिसिपेशन क्या थी, एक्टिव पार्टिसिपेशन थी क्योंकि लाइट चाहिए थी अर्जेंटली, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन की मदद से सीखा है। अब ये चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये चारों कंपोनेंट्स होते हैं तभी सिचुएशनल लर्निंग पॉसिबल हो सकती है। सिचुएशनल लर्निंग के बारे में डिफरेंट कंसेप्शंस हैं। सबसे पहले तो ये कि नॉलेज मेमोरी में रहने के लिए एक चीज़ नहीं है बल्कि सोशली क्रिएट की जा सकती है। सोशल जितनी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी हम उन्हें सॉल्व करने के लिए उतना मज़ीद नॉलेज गेन करते जाएंगे। इसके साथ यह है कि नॉलेज इंसान के सिर्फ सुनाने से उसे नहीं आता, बल्कि नॉलेज इंसान के काम से और बिहेवियर से पता चलता है कि कितना इफेक्टिवली वो काम परफॉर्म कर रहा है, कितने इफेक्टिव स्किल्स उसके हैं। इसके साथ साथ मीनिंग्स आर डेवलप्ड बाय एफिलिएशन विद स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी भी चीज़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकता है जब हम उसे उसकी सिचुएशन के साथ जोड़ के देखें। जैसे कि क्या तुमने खाना खाया? अब अगर हमने इसे शुरू में लगा दिया तो सवाल बन गया, लेकिन अगर हम इसे किसी जुमले के दरमियान में लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये गुस्से को या किसी और इमोशन को शो करे। तो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हमने क्या मीनिंग लेना है उस चीज़ का या क्या मीनिंग परसीव करना है। इसके साथ साथ जो सिचुएशंस होती हैं वो इंसान की सोचों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, और जो थिंकिंग है, इंसान की सोच है, वो इंसान के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है।